कि हम पैसे लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं, वो उस पैसे का वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी कहाँ से कमा के हमको पैसे वापस करेगी, वापस अगर नहीं करेगी तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारे पास लीगल हमारा प्रोटेक्शन क्या है, हम कोर्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, समझ गए, हम सेबी के पास जाएंगे, हम आरबीआई के पास जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। हमको नहीं बोलना चाहिए कैमरे पे, लेकिन बोलना पड़ रहा है इसकी कारगुजारी देख करके कि कुत्ते की मौत मरा ये आदमी। और ये जब इसकी मौत हुई तो ना तो इसका बेटा था, ना तो इसकी पत्नी थी। आखिर जिसने बेटा पत्नी के लिए ही किया ना, ये परिवार के लिए किया। हजारों करोड़ का, करोड़ों लोगों का इसने खून चूस लिया, भिखमंगा तक को नहीं छोड़ा। तो आखिर इसकी जो दुर्गति हुई, सहारा इंडिया या फिर इन जैसी नॉन बैंकिंग कंपनियां लोगों के साथ कैसे फ्रॉड कर पाई, जबकि कहा जाता है कि हमारे देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों करोड़ का घोटाला। आखिर ये कैसे संभव हुआ? और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अखिलेश श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। और सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब आरबीआई को समझ में आया, अरे हमारे पास इतना पावर है, मतलब जैसे वो जगी कि हमारे पास पावर है, हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो 1987 में सुप्रीम कोर्ट आरबीआई जो है एक गाइडलाइन लेके आई। अब गाइडलाइन क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो उसने आरबीआई ने कहा इनको कि आप उस समय पीयरलेस क्या करती थी कि 30% जो जो पहले साल का जो कमीशन, पहले साल का जो इंस्टॉलमेंट उसके पास आता था, मतलब या प्रीमियम कह लीजिए, मतलब पहले साल, जैसे मान लीजिए 5 साल तक पैसा इकट्ठा करना है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, तो पहले साल का जो पैसा आता था उसका 30% वो अपना इनकम ट्रीट करती थी। अच्छा, ठीक है, 30% वो इनकम ट्रीट करती थी और क्या करती थी कि 30% पूरा का पूरा दे देती थी अपने एजेंटों को, और बाद के साल के जो कमीशन थे वो 5% थे। तो एजेंट क्या करते थे कि पहले साल का कमीशन ज्यादा था, इसलिए पहले साल वाला प्रीमियम जो है वो ज्यादा ढूंढते थे। मतलब आपसे पहले साल का ले लिया इंस्टॉलमेंट, अब दूसरे क्लाइंट के पास चले गए, आपका दूसरे साल तीसरे साल का जो मतलब इंस्टॉलमेंट है जिसको पेमेंट करना, उसके लिए एजेंट आते ही नहीं थे। तो क्या होता था कि आपकी पॉलिसी जो है या आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो लैप्स कर जाता था, और ये पियरलेस वाले उसको कॉन्फिस्केट कर लेते थे, पूरा का पूरा पैसा खा जाते थे। समझ गए, मतलब ये गोरख धंधा था। तो आरबीआई ने कहा कि सुनिए, आप इस तरह का पैसा जो है, अगर उनका आपका जो फिक्स डिपॉजिट का इंस्टॉलमेंट अगर लैप्स भी कर जाए तो भी आप उसको कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे। ये तो ये पहली बार था। तो पूरा का पूरा पियरलेस जो है इस कॉन्फिस्केशन के बेसिस पे आगे बढ़ा था। मतलब गरीब लोगों के, आम लोगों के, बेवकूफ लोगों के, मतलब जो लोग जिनको मालूम नहीं था कि कानून क्या है, उनके पैसे जो जो इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाते थे क्योंकि एजेंट उनसे पैसे नहीं लेते थे दूसरे तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल के, उसके चलते जो लैप्स हो जाता था उनका जो प्रीमियम है, और उसके चलते पूरा का पूरा पैसा पहले साल का वो पियरलेस वाले जो है वो खा जाते थे क्योंकि वो कॉन्फिस्केट कर हड़प लेते थे। लेते थे। हाँ, हड़प लेते थे। तो उसको आरबीआई ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, एकदम बैन। दूसरा आरबीआई ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने जो पैसा लिया वो तो लायबिलिटी है ना, आपको तो लौटाना है, तो आप इनकम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसको। और देखिए इनकम टैक्स वाले कैसे थे, ये 30% को इनकम ट्रीट करते थे और उस पर टैक्स देते थे। अरे भाई, इनकम पर ना टैक्स देते थे, इनकम तो था नहीं, ये तो बोरोइंग था, आपने पैसा लिया किसी से, वो पैसा आपको वापस लौटाना था। उसमें से 30% को इन्होंने ट्रीट कर लिया एज एन इनकम और 30% पर टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स वाले भी मालामाल हो रहे थे, ये लोग भी मालामाल हो रहे थे, पियरलेस वाले और इनकम टैक्स वाले भी मालामाल। कोई बोलने वाला नहीं था कि हो क्या रहा है। अकाउंटिंग से के हिसाब से बिल्कुल इलीगल था, क्योंकि वो पैसा इनका इनकम नहीं था, वो पैसा इनका लायबिलिटी था, और उस लायबिलिटी पर कोई टैक्स नहीं हो सकता था, इनकम पर टैक्स होता था। तो इनकम टैक्स वाले कैसे ले रहे थे, बिना देखे उनको पैसा मिल रहा था, रख ले रहे थे। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, तो आप 30% को आप इनकम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। फिर आरबीआई ने यह कहा कि आप 1 साल से कम का कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे और 10 साल से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे।
दूसरा आरबीआई ने कहा कि 10% से कम आप इस पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। समझ गए बात? जी तो आरबीआई ने पीयरलेस जैसी कंपनियों का धंधा ही बंद कर दिया। जिस कारण से ये कमाते थे अवैध तरीके से, वो अवैध धंधा पूरा का पूरा बंद कर दिया। उसने कहा कि आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते हैं, अगर डिफॉल्ट भी हो जाए तो आप कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि आप इसको इनकम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जो पैसा आप बोरो कर रहे हैं पब्लिक से, उसको आप इनकम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, उसने कहा कि आप 1 साल से कम का फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे। चौथा कहा कि 10 साल से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे। पांचवा कहा कि आप 10% से कम इंटरेस्ट नहीं देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात उसने कही, पहली बार आरबीआई ने इन कंपनियों को कहा कि जितना आप फिक्स डिपॉजिट लेते हो उसका 12%, उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसका 12% आपका पैसा रहना चाहिए। समझ गए बात? कि जैसे मैं अगर आरएनबीसी की कंपनी खोलूं, तो अगर मान लीजिए कि हम उसमें 25 लाख लेके आते हैं, तो 12%, 12 गुना 8 हुआ लगभग 96, 8.5%, 8.5 गुना, मतलब अगर हम 25 लाख रुपया लेके आते हैं तो 25 गुना 8.5, इससे ज्यादा हम फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते। ये आरबीआई ने पहली बार 1987 में कहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 100 रुपया हमसे लिया फिक्स डिपॉजिट और वो अगर डूब भी गया तो कम से कम 12% जो आपका कैपिटल है उतना मेरा सुरक्षित है। समझ गए बात? जी बात समझ रहे हैं? अब तो ये भी हो गया है कि जो फिक्स डिपॉजिट लेना है उसको इंश्योर भी करना है। तो अब तो लगभग 30% का जो अमाउंट है आपका फिक्स डिपॉजिट अगर बैंक में है, एनबीएफसी में है या आरएनबीसी में है, तो उसका 30% जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और ये इंश्योरेंस के चलते आपका सिक्योर हो जाता है। लेकिन बाकी 70% इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एक मिनट, एक चीज सर आप जरा जी क्लियर कर दीजिए, यानी कि जी लगभग 25 साल इन लोगों को हड़पने का, लूटने का मौका मिला, इसलिए क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था, वैसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था। ये कहा जी जा सकता है क्लियर तौर पे जी बिल्कुल नहीं। कि 25 आप साल 25 साल क्यों? देशवासियों को 25 लूटा साल एक तरीका से। नहीं, 25 साल नहीं, गलत। 1947 टू 1987, 40 साल तक इस तरह के धंधे पर कोई रोक नहीं था। 40 साल क्योंकि तक देशवासी 40 लूटा साल गए। तक, क्योंकि 40 बल्कि आप उससे पहले से कह सकते हैं, क्योंकि पियरलेस कंपनी 1932 में बनी ढाका के पास, और 1935 में उसने अपना ऑफिस खोला कलकत्ता में। तो 1935 से अगर आप जोड़ेंगे, या आप और पहले से भी ये करते होंगे, लेकिन चलिए 1935 हम पियरलेस का उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए 1935 से लेकर 1987 तक पियरलेस के ऊपर में कोई रेगुलेशन नहीं था। ठीक है ना, इनको जो मर्जी आ रहा था करते थे। अब देखिए 87 के बाद क्या हुआ, जैसे ये आए आरबीआई के शिकंजे में और आरबीआई ने रेगुलेट करना शुरू किया इनको, तुरंत दौड़े सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि देखिए हमारा तो फंडामेंटल राइट है बिजनेस करना, आरबीआई कैसे हमको बोल सकती है कि हम फिक्स डिपॉजिट 1 साल से कम का और 10 साल से ज्यादा का नहीं ले सकते हैं। आरबीआई कैसे बोल सकती है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। आरबीआई हमको अकाउंटिंग कैसे सिखा सकती है कि हम जो पैसा लेते हैं वो हमारा बोरोइंग है, इसलिए वो उसका 30% हम इनकम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात? ये लेके गए सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक बहुत अच्छी बात की जो मैं चाहता हूं लोग जाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनरेगुलेटेड बिजनेस करना, अनरेगुलेटेड समझ गए, माने बिना जी कानून के कोई व्यवसाय करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बिना कानून के आप अगर व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिना कानून के आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये बात, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जब आई लोगों के बीच में कि नो बिजनेस कैन बी, नो वन कैन डू एन अनरेगुलेटेड बिजनेस, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप जो चाहें करें और कहें कि नहीं साहब आप तो हमारे बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं। यू डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट फॉर डूइंग एनी अनरेगुलेटेड बिजनेस। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा। जब 92 में जब 92 में कहा, तो 1993 में फिर आरबीआई ने कुछ ट्वीक किया, मैंने कुछ बदला, और इस बार उन्होंने कहा कि 10 साल तक आप फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, आप केवल 7 ही साल तक फिक्स डिपॉजिट लेंगे। सर मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। मैं ये जी सुन जी करके शॉक्ड हो गया हूं कि जी 40 साल तक इन लोगों ने देश को लूटा, और हाँ जी 40 साल में आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है क्या कि कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए आखिर देशवासियों का लूटा गया होगा? कुछ एक अप्रॉक्स आप बता सकते हैं क्या, लगभग अमाउंट? मैं आपको ऐसा लोगों को मदद करने के लिए मैं सहारा की ही
स्टोरी को कॉन्सेंट्रेट करके बताना चाहता हूं। तो पूरा का पूरा अगर करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये फिर हम लोग विषय से थोड़ा बाहर भी चले जाएंगे। तो पूरा कितना कितना फाइनेंशियल लूट है ये एक अलग से सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम लोग अभी सहारा पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो सहारा का बता देंगे तो उससे लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों ने कितना लूट हुआ होगा। बस आप इतना ही समझिए कि 40 साल तक मेरे पास कोई रेगुलेशन नहीं था इनको कंट्रोल करने के लिए, और 87 में जब रेगुलेट करने की कोशिश आरबीआई करने लगी 87 के बाद, तब ये सब मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू किया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में पहली बार कहा कि नो वन हैज द राइट टू डू एनी अनरेगुलेटेड बिजनेस, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट। और तब सुप्रीम आरबीआई ने फिर थोड़ा सा चेंज किया, उनका जो आरएनबीसी का जो गाइडलाइंस था उसमें थोड़े से चेंज हुए। अब मैं वापस आता हूं इस पर, सहारा पर। आप सहारा की जो किताब है तमाल बंदोपाध्याय की, उसको पढ़िए। उसमें एक इंटरव्यू है इस आदमी का, सहारा का जो सहारा श्री था, क्या नाम है उसका, सुब्रत रॉय। उसकी कहानी विचित्र है। वो आदमी ये फाइनेंस, ये कंपनी आपको शायद पता नहीं होगा, पियरलेस कंपनी 300 रुपए में बनी थी 1932 में। 300 रुपया केवल लगाया था उसने 1932 में। 300 रुपया का बहुत वैल्यू होता था। लेकिन सुब्रत राय ने 1978 में अपनी कंपनी बनाई और केवल 2000 रुपये लगाए। 2000 से ज्यादा उसकी औकात भी नहीं थी, क्योंकि वो तो बालू सप्लाई करता था। स्टेट के जो कंस्ट्रक्शन होते थे वो बालू सप्लाई करता था। और आप जानते हैं कि बिहार और झारखंड में, बिहार में ये सप्लाई करता था, गोपालगंज में शायद, बिहार और झारखंड में बालू की चोरी होती है, मालूम है आपको? आप तो झारखंड के, आपको तो पता होगा। पूरे झारखंड में बालू की चोरी होती है। ये पूरा सिंडिकेट है, और इसमें पूरा समझिए कि मिनिस्ट्री से लेके पुलिस का पूरा महकमा इसमें इन्वॉल्व है, पूरा सिंडिकेट। बिहार में भी वही हाल है और झारखंड में भी वही हाल है, बालू की चोरी होती है। ठीक है, तो ये बालू सप्लाई करने वाला था, मतलब ये एक सिंडिकेट का पार्ट था। इसके पास कितने पैसे थे, बालू सप्लाई में कितना पैसा इसके पास आएगा? 2000 रुपए से के कैपिटल से इसने कंपनी शुरू की। खुद ही इसने बोला और कहा कि 78 में हमने स्टार्ट किया था प्राइज चिट से, मतलब चिटफंड कंपनी जो प्राइस देती थी, जो मैंने कहा कि 1978 में बैन हो गया, करेक्ट जी। 1978 में बैन हुआ, 1978 में इसने प्राइस चिट से स्टार्ट किया और वो कंपनी बैन हो गई 1978 में, मतलब वो धंधा बंद हो गया, कंपनी तो इसको थी नहीं। तब ये कहता है कि तब हमने एक सहारा इंडिया नाम की एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी बनाई, मतलब जस्ट नाम एक, कहा कि ये सहारा इंडिया है, और उससे फिक्स डिपॉजिट लेना शुरू किया। जब प्राइस चिट्स बंद हो गया, बैन हो गया, तो इसने सहारा इंडिया से लेने शुरू किए। उसके बाद आरबीआई ने अनरजिस्टर्ड जो बॉडीज थी उस पर बैन लगाया कि आप फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते। आप अगर फिक्स डिपॉजिट लेते हैं तो आपको आरबीआई में रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, करेक्ट। जब वो बंद हो गया तो वो खुद ही कहता है कि जब वो बंद हो गया तो हमने सहारा फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब वो एक फाइनेंस कंपनी उसने बनाया और उसको रजिस्टर करवाया। और आप यकीन करिए कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 1978 से लेके 2008 के बीच में उसने उस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा कर लिया? 20,000 करोड़ रुपया 1978 से लेके 2008 के बीच में, 30 साल में। देखिए उसकी कैपेसिटी, 30 साल में उसने 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। 20,000 करोड़ रुपया क्यों इकट्ठा कर लिया? क्योंकि ये दोनों कंपनियां, पियरलेस और सहारा, को कहते थे 1 रुपी कंपनी। मतलब ये लोग जाके गांव भिखारियों से भी, भिखारी से, पान बेचने वाले से 1 रुपया तक ये कलेक्ट करते थे पर डे। इनके एजेंट 6 लाख इसके एजेंट थे, 6 लाख सहारा के एजेंट थे जिसका काम था पैसा इकट्ठा करना। वो 1-1 रुपया जाके मेटिकुलसली, पूरे मतलब कमिटमेंट के साथ जाके 1 रुपया इकट्ठा करते थे। घर जाते थे कि आज आपको 1 रुपया देना है, आपने आज 50 रुपया भिक्षा मांगा है, 1 रुपया हमारा है, दे दीजिए सहारा के लिए, आपको हम इस पे बहुत बड़ा रिटर्न देने वाले हैं, मतलब आप बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। 1-1 रुपया ये इकट्ठा करके 20,000 करोड़ रुपया इसने इकट्ठा कर लिया फिक्स डिपॉजिट से। तब आरबीआई को पता लग गया कि इसमें बहुत लोगों के नाम नहीं है, केवाईसी नहीं है, इसकी अकाउंट्स कभी पब्लिश नहीं हुई है, इस पैसे का इसने क्या किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, कोई हिसाब किताब नहीं है। तब आरबीआई ने धीरे धीरे शिकंजा कसा और इसको कहा नहीं चलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलो, बैलेंस शीट बनाओ, केवाईसी बताओ किसका पैसा है। उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, एक कलावती नाम 5984 बार आया, 5984 टाइम्स कलावती नाम आया। और जब इससे पूछा गया कि ये कैसे हो गया कि एक कलावती नाम 5984 बार आया है आपके ये में, आपने जो डिटेल दिया है उसमें, तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का 13,000
लोग हैं, 13,000 लोग हैं, इन्वेस्टर हैं हमारे पास। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से 13,000। ये सोचिए उसकी ऑडेसिटी, वो सच नहीं बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था। इंटरव्यू में उसने बोला है, तमाल बंदोपाध्याय के साथ जो उसका इंटरव्यू हुआ, उसने उसमें उस इंटरव्यू में उसने बोला कि 13,000 नाम है हमारे पास, जो अटल बिहारी वाजपेयी नाम है उसका। 13,000 इन्वेस्टर्स जिनके नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। सोचिए उसकी ऑडेसिटी। तब आरबीआई के लोगों ने मतलब उसको धीरे धीरे, मतलब सीधे सीधे उसको किल नहीं करना था, क्योंकि पैसे लौटाने थे। पैसे लौटते नहीं अगर वो लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। तो उसमें कुछ ईमानदार ऑफिसर थे, वहां के नाम लेने की जरूरत नहीं, आप वो किताब पढ़ लीजिएगा। तो वो धीरे धीरे इन पर दबाव बनाते 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 अल्टीमेटली इनसे लगभग आप अराउंड समझिए 19,000 करोड़ ये कहते हैं, हालांकि हमको उस पर डाउट है। 952 करोड़ रुपया अंततः इसने नहीं दिया, जो रिकॉर्ड में है, अकाउंटिंग से जो आया है। दो कि हमारे पास 952 करोड़ रुपया लेने के लिए हमारे पास लोग नहीं आए। अब आप किसी भिखारी से पैसा लिए होंगे तो कहां से आएगा, लेकिन हमको इंटरनल जानकारी है कि 952 नहीं, लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपया इसने लौटाया नहीं। लेकिन अगर आरबीआई इसके पीछे नहीं लगती तो ये 15,000 16,000 करोड़ रुपया जो इसको लौटाना पड़ा सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, में जो उसने कलेक्ट किया था 20,000 करोड़, उसमें से 16,000 करोड़ रुपया जो इसने लौटाया, वो केवल आरबीआई के एक्टिविज्म के चलते इसने लौटाया, नहीं तो ये लौटाता नहीं, वो पैसे भी डूब जाते हैं। अब देखिए कि जब आरबीआई को एक बार आरबीआई ने हाथ जला लिया और उसको पता चल गया कि एक फ्रॉड कंपनी है ना, ये पेयरलेस जैसी एक कंपनी है, ये अमेरिका में इस तरह की कंपनियां थी, उसके जैसा ये उसके जैसी ऑपरेट करने वाली ये कंपनी अगर है, और इसने इतने सारे एंटिटी बनाया है, मतलब इसने उस किताब में मुझे याद है कि 4799 इसके पास एंटिटीज है, मतलब अलग अलग कंपनीज। उसमें से बहुत सारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कुछ पार्टनरशिप फॉर्म है, और ये 4 सोसाइटीज के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, 4,799 कंपनीज है इसके पास टोटल। 4,799 कंपनीज, समझिए। तो 20,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ के आसपास इसको वापस करना पड़ा, क्योंकि आरबीआई जो है इसको छोड़ी नहीं, इसके पीछे पड़ी रही। अब ये चला गया। अब देखिए, जैसे ही इसको लगा कि अब हम ये धंधा नहीं कर पाएंगे आरएनबीसी का, क्योंकि उसमें आपको अकाउंटिंग करना है, ऑडिट कराना है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आरबीआई जब चाहेगी बदल देगी और अपना मॉनिटरिंग करेगी, बहुत सारे डिटेल्स ये मांगती रहेगी और हमको देना पड़ेगा, हम फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। तब इसने क्या किया कि अपना धंधा वहां से बदला। उसके बाद तुरंत उसने रियल एस्टेट कंपनी बनाई, जो आप जानते हैं, सहारा रियल एस्टेट, और दूसरा बनाया सहारा हाउसिंग कंपनी, करेक्ट, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इन दोनों कंपनियों ने 25,781 करोड़ का डिवेंचर्स बेच दिया मार्केट में। डिवेंचर्स का कानून क्या है? ये दोनों कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज थी। कंपनीज एक्ट का नियम क्या है कि 50 से ज्यादा लोगों को अगर आप शेयर इशू करते हैं या 50 से ज्यादा लोगों को आप डिवेंचर इशू करते हैं तो आपको पब्लिक इशू करना पड़ेगा। उसके लिए लीड मैनेजर्स आपको अपॉइंट करने पड़ते हैं, आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, मार्केट में उसको असेसमेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया है। जो लोग अगर आप कभी प्रोस्पेक्टस पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है कि क्या क्या करना पड़ता है। ये सोचिए, बिना किसी लीड मैनेजर का, बिना एक प्रोस्पेक्टस आरओसी में फाइल करना, प्रोस्पेक्टस बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन सेबी में जब आप फाइल करते हैं तो सेबी पूरा उसकी इंक्वायरी करती है, और सेबी का एक पूरा गाइडलाइन है पब्लिक इशू का, वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। करेक्ट, इसने सारा कुछ को दरकिनार करके लगभग 4 करोड़ लोगों से इसने 25,781 करोड़ रुपया 25,781 करोड़ रुपया इसने कलेक्ट कर लिया। अब ये मैटर जो है इसको सेबी ने उठाया। पहले क्या था, जब इसने सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 20,000 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट से इकट्ठा किया, तब आरबीआई इसके पीछे लगी, इसके जो गाइडलाइंस थे उस गाइडलाइंस के तहत, और अल्टीमेटली 16,000 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा इन लोगों ने पैसे वापस करवाए उससे। उसके बाद इसने डिवेंचर इशू कर दिया। अब डिवेंचर का मैटर जो है वो आरबीआई नहीं कर सकती थी, क्योंकि दैट वाज नॉट फिक्स डिपॉजिट। डिवेंचर वाला मैटर जो है सेबी कर सकती थी, सेबी ने पकड़ा इसको, और सेबी ने पकड़ा, और ये फिर मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। तो 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो आपने इशू किया है, ये जो पैसे आपने इकट्ठा किए 4,000 करोड़ से, ये सब इलीगल है, सारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस करिए।
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसकी देनदारी 50,000 करोड़ से ज्यादा थी, 25,781 करोड़ तो इसने इकट्ठा किया था, 50,000 से ज्यादा करोड़। अब देखिए पैसे तो इसके पास थे नहीं, है ना। अभी एक बात हम आपको जस्ट बोलने के क्रम में, क्योंकि थोड़ी जल्दी है, तो हम एक बात आपको बोलना भूल गए कि 1987 का जो गाइडलाइन था आरएमपीसी का, उसमें एक और इंपॉर्टेंट गाइडलाइन था कि पैसा जो आप कलेक्ट करेंगे उसको इन्वेस्ट कहां करेंगे, ये भी आरबीआई का एक गाइडलाइन था। तो आरबीआई ने उस समय कहा था कि 80% पैसा, 10% आपको मैंडेटरीली बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखना पड़ेगा, 70% आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखना पड़ेगा, सॉरी गवर्नमेंट क्या उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में रखना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। मतलब आप सब उसको ऐसे समझिए कि 10% बैंक के पास, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, 80% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, 70%, तो 80% आपका करीब करीब सुरक्षित हो गया। 20% आरबीआई ने कहा था कि 20% को आप जहां चाहे करो, लेकिन 2005 के बाद, 2005 में फाइनली, ये 87 की बात है, 2005 में फाइनली सहारा जैसी कंपनियों के लिए उसने कहा कि नहीं 90%, 80% नहीं, 90% आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंक में जमा करना पड़ेगा। और 2006 में उसके एक साल के बाद उसने कहा कि नहीं, पूरा का पूरा 100% आपको रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का क्या नियम बनाया उसने कि आपको पूरा का पूरा पैसा सुरक्षित रखना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन बॉन्ड ये इसके लिए था, क्या नाम है, फिक्स डिपॉजिट्स के लिए था, आरएमपीसी के लिए था, कंपनीज के लिए नहीं था। और उसने कंपनीज में डिवेंचर्स उसने बेचे थे, है ना, 25,781 करोड़ का। तो उसने वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या बैंक में नहीं रखा, उस पूरे के पूरे पैसे को उसने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। एम्बे वैली का नाम आप जानते हैं, अभी उस पर आ रहे हैं हम, करेक्ट। ये पूरा का पूरा पैसा उसने एम्बे वैली और दूसरी कंपनियों में, अपने दूसरे जो 4,799 जो उसकी एंटिटीज है, ये पूरा पैसा बिखर गया, मतलब उसने बांट दिया अपने सारे एंटिटीज में, करेक्ट। जमीन खरीदे, इसके पास 36,631 एकड़ के आसपास इसके पास लैंड है। अब उस लैंड के पूरे दस्तावेज, सही दस्तावेज इसके पास है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो किताब में मैंने पढ़ी है या इस जो वेबसाइट पे इसके डिटेल्स है, या इसने जो जवाब दाखिल किए कि हमारे पास इतना लैंड बैंक है, मतलब इसके पास इतना लैंड बैंक है कि बहुत सी छोटे जो देश हैं उनका एरिया इतना बड़ा नहीं है। आप समझिए पूरे देश में इसके पास 36,631 एकड़ लैंड है। बहुत सारे जो छोटे देश हैं इस दुनिया में, उनका एरिया जो है इतना नहीं है। तो इसने दावा किया कि हमारे पास इतना है, हम सबके पैसे लौटा सकते हैं, है ना। अब ये लौटा सकेगा कि नहीं, वो सारे दस्तावेज इसके पास, डीड्स जिसको कहते हैं, वो डीड सब सही है कि नहीं, उसका वैल्यू बढ़ा है कि नहीं, ये सब हम जानते नहीं है, क्योंकि उतना मेरा स्टडी नहीं है और उतना डिटेल भी नहीं है। आप गूगल में जाएंगे तो उतना डिटेल भी नहीं है। किसी कोर्ट ने इसकी जहमत नहीं उठाई कि कम से कम एक इन्वेंट्री बनाई जाए इसकी एसेट्स की, और इसके सारे एसेट्स की जांच करवाई जाए, और इसके सारे एसेट्स का वैल्यूएशन करवाया जाए। ये अभी तो किसी भी कोर्ट ने नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, कि इसके सारे एसेट्स की इन्वेंट्री बनाती और सारे एसेट्स की जांच करवाती कि है कि नहीं, लोकेशन, उसके डीड की जांच करवाती, और फिर उसका वैल्यूएशन करवाती कि आखिर इसके पास जितनी प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू क्या, तभी ना आप दे पाएंगे। आप तो उसी को बेच के पैसे लौटाएंगे। लेकिन जो बेसिक काम है वो नहीं हुआ अभी तक। किसी भी कोर्ट को ये नहीं पता है कि इसके पास कितना एसेट्स है। सारे एसेट्स की जांच किसी एजेंसी ने नहीं की है, किसी को पता नहीं है। सब इसने जो हलफनामा दायर किया उसके बेसिस पे है कि हमारे पास इतनी जमीनें हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, हमारा विदेश में होटल है, हमारा विदेश में कुछ और है, या इस देश में हमारे पास एम्बे वैली के अलावा लखनऊ में इसका एक पूरा कैंपस है जिसको सहारा कॉलोनी या कुछ उसका नाम है, सहारा प्राइम, पता नहीं। तो वहां सुनते हैं कि काफी बड़ा प्लॉट है जिसमें इसने पूरी एक कॉलोनी बसा के रखी है, लेकिन इसकी इन्वेंट्री नहीं है। किसी भी कोर्ट में इसकी इन्वेंट्री नहीं है। इसमें किसी भी एसेट का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, किसी भी एसेट का कोई वैल्यूएशन नहीं है। ऐसा कोई दस्तावेज सरकार के पास नहीं। आप समझिए कि हम कैसा पिटीशन फाइल किए हैं और हमको कितनी दिक्कत होने वाली है इस पिटीशन में। इस पिटीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं सुन रही है तो उसका कारण भी ये है कि हमने कहा है कि सबको लिक्विडेट कर दीजिए। लिक्विडेट करने के लिए पहला काम ये करना पड़ेगा कि सारे एसेट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद सारे एसेट्स का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी डिफिकल्ट बात है। खैर हम वापस लौटते हैं अपनी स्टोरी पे, क्योंकि हम आपको और 10 से 15 मिनट और देंगे जी। तो गाइडलाइंस 100% जो है, इसको पैसा कहाँ डालना था? इसको पैसा डालना था आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और बैंकों के पास।
ताकि पूरी की पूरी लिक्विडिटी बनी रहे और वो सुरक्षित रहे पैसा, ताकि जब जरूरत हो आप उसको कम से कम वापस लौटा सके जिसके पैसे हैं। ठीक है, ये 1987 से लेके 2006 तक का डेवलपमेंट है। 1987 में इसने कहा कि 80% करना पड़ेगा सुरक्षित, और 2006 तक आते आते इसने कहा 100% पैसा आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, जो सहारा ने बिल्कुल वायलेट किया। तो जब सहारा को लगा कि अब वो धंधा आरएनबीसी का धंधा नहीं कर सकते हैं, तब इसने डिवेंचर इसने इशू किए 25,781 करोड़ का। उसको सेबी इसके पीछे पड़ी, जब पीछे पड़ी तो इसको 15,000 करोड़ रुपया इसको जमा करना पड़ा। 25,781 करोड़ में से इसने केवल 15,000 करोड़ रुपया जमा करवाया। कब ऑर्डर कब आई थी? 31 अगस्त 2012 को। आज हम लोग किस साल में बात कर रहे हैं? 12 साल की बात कर रहे हैं, 2025 में। 10,781 करोड़ इसने आज तक नहीं जमा किया, और मैटर चल रहा है। सहारा से भी मैटर समझिए 2011 से स्टार्ट हुआ था, 2011 से चल रहा है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये जमा नहीं करवा पाई। अब 15,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपया हो गया। वो 25,000 करोड़ में से अमित शाह ने जाके कहा 5,000 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए, हमको सोसाइटी वालों को देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने पिछले आपको इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पूछती तो तुरंत पता चल जाता कि अरे ये तो सारा का सारा पैसा ही सोसाइटी वालों का है, क्योंकि इसने फर्जी तरीके से फोर्ज वाउचर पर इसने सिग्नेचर लिए कि हमने आपको कैश में दे दिया, जिसको सेबी ने कहा कि इसके पास कोई कैश वैश नहीं था, इसलिए इसकी कैश की कहानी को हम लोगों ने माना नहीं, उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि इसके पास कैश था नहीं। पैसे तो इसने एमबे वैली में लगाकर इसने रखा है 62,643 करोड़। बाकी पैसे इसके 4799 जो इसके एंटिटीज हैं उसमें पैसे इसके बिखरे पड़े हैं। कुछ पैसे विदेश में हैं, कुछ साइफन हो गया, 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा साइफन हो गया, तो इसके पास पैसा है कहाँ? इसलिए सेबी ने माना नहीं, और सही था वो, इनके पास पैसा नहीं। तो सारी सोचिए कि कितनी बड़ी सातिर कंपनी है। 6 लाख इसके एजेंट, 6 लाख एजेंटों ने इतना वाउचर बनवाया कि उस वाउचर को जब इसने भेजा सेबी को एग्जामिन करने के लिए, तो 127 ट्रक में भेजा। 127 ट्रक में 31,000 एल्यूमिनियम के ट्रंक्स थे। सोचिए कितना पेपर होगा। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इस देश में कभी सुना नहीं गया, सोचा नहीं गया। सुना तो दूर की बात है, सोचा नहीं गया। पूरा दुनिया में ऐसा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ जितना इसने किया। फर्जी वाउचर्स पे इसने साइन करवाया कि मैंने आपको कैश में दे दिया, और किया क्या है इसने जो डिवेंचर्स के जो सर्टिफिकेट्स थे उसको वापस ले लिया ओरिजिनल, और सबको सोसाइटी का सर्टिफिकेट्स पकड़ा दिया। आप किसी भी सहारा के जो निवेशक है ना, आप किसी को भी पूछिए कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या, आपको मैं बताऊंगा कि 10 में 9 लोग आपको बताएंगे, या शायद 10 में 10 लोग आपको बताएंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। हमने फर्जी दस्तावेज पर साइन किया, फर्जी वाउचर पर, हमको कोई कैश नहीं मिला, और वो पूरा का पूरा पैसा जो है ऑटो ट्रांसफर होकर चला गया। 128 करोड़ रुपया केवल मिला, मतलब 25,781 प्लस इंटरेस्ट, मतलब 50,000 करोड़ में केवल 128 करोड़ पैसे उसने वापस किए, बाकी सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो गया। जब ये पकड़ा गया तो इसने धंधा बंद नहीं किया। इसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा अब क्या रास्ता है, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, अब क्या रास्ता है। हमने सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 20,000 करोड़ इकट्ठा किया, देना पड़ गया 16,000 करोड़, 4,000 करोड़ ही हमारे पास बचा, है ना। उसके बाद हमने डिवेंचर्स के माध्यम से पैसा निकाला फर्जी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा का सारा जो पैसा आपने कलेक्ट किया है फर्जीवाड़ा है, आपने कंपनी लॉ और सेबी गाइडलाइंस का वायलेशन किया, सारा पैसा वापस कीजिए। 25,781 करोड़ में से 15,000 करोड़ रुपया उसको देना पड़ा, इंटरेस्ट में एक भी पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। कम से कम 15,000 करोड़ रुपया तो वापस दिया जो अभी सेबी के पास है, करेक्ट जी। लेकिन धंधा इसको बंद नहीं करना था। इसको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इसके हैं उसने बताया कि अब एक काम करिए, अब आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाइए। अब ये स्टोरी हम ये बता के कि मल्टी स्टोरेड कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसने कैसे फर्जीवाड़ा किया, हम आज की बात खत्म करेंगे। फिर आप अगले संडे को दूसरे पक्ष पे आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट है और हमको कलकत्ता लौटना है। अब क्या हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 सेक्शन है, सेक्शन 64 और सेक्शन 67। 67 ये बोलता है कि आपका जितना कैपिटल है, जैसे हमने आपको बताया पहले 1987 में पहली बार आरबीआई ने कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि 100 रुपया अगर आप कलेक्ट करते हैं तो 12 रुपया कम से कम इन्वेस्टर का सुरक्षित रहेगा, ठीक है जी। इसमें 87 में लगभग उसी ढंग का प्रोविजन है। 87 क्या कहता है, 67 नॉट 87, 67 सेक्शन 67 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या कहती है, ये कहती है कि आप जितना कैपिटल लाओगे उस
कैपिटल का 10 टाइम्स तक आप फिक्स डिपॉजिट लोगे। मतलब अगर आप 25 लाख लेके आए तो 2.5 करोड़ तक आप फिक्स डिपॉजिट लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे। अब देखिए इसकी चालाकी इसने क्या किया, क्यों किया ये समझिए। क्योंकि सेबी एक बड़ा रेगुलेटर है और बहुत ही डेवलप रेगुलेटर है हिंदुस्तान का। आरबीआई का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर काम करना चाहे तो फिर आरबीआई जैसी संस्था नहीं है, लेकिन आरबीआई को ये नोटबंदी के बाद आरबीआई खराब हो गई, अब आरबीआई पर कोई भरोसा नहीं करता है। और सेबी जो है ये खासतौर पर सहारा का जो एपिसोड हुआ उसके बाद जो सेबी पिछले 10 साल से लड़ रही है और एक भी पैसा वापस नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो अब सेबी का भी क्रेडिबिलिटी, और सेबी के बारे में जितनी चीजें छपी आपको पता है अखबार में इधर, तो अब सेबी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन दोनों बहुत ही एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ही काबिल इंस्टीट्यूशन। अगर ईमानदार ऑफिसर हो तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ये ईमानदार ऑफिसर्स रहे नहीं और ना सरकार इसको ईमानदार रहने दी, ना आरबीआई को ना सेबी को, तो कहानी बदल गई। लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसका एक रजिस्ट्रार हुआ करता था, उसका मैन पावर बहुत कम था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। और अगर मंत्री हो गया अमित शाह जैसा चोर तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, है ना। तो इसने क्या किया, एक पैसा नहीं लाया ये तो 2000 रुपए से इसने अपना धंधा शुरू किया 1978 में। इसके पास पैसा कहां था। ये क्या किया कि अपने इन्वेस्टर्स को ये कहा कि आप शेयर होल्डर बन जाइए। तो लगभग 18 से 20 हजार करोड़ रुपया इसने शेयर के मद पे इकट्ठा कर लिया। समझ गए बात। अब उसका 10 टाइम्स ये फिक्स डिपॉजिट ले सकता था। उन्हीं लोगों को, उन्हीं इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने शेयर खरीदे, उन्हीं को कहा कि अब आप फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए, फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिए। मतलब हम ही शेयर होल्डर और हम ही फिक्स डिपॉजिट होल्डर भी हो गए। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपया का शेयर खरीदा तो उसका 10 टाइम्स मतलब 10 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया, ठीक है। रजिस्ट्रार ने इसको खोल के नहीं देखा कि प्रोमोटर ने कितना कैपिटल लाया। प्रोमोटर का कोई कैपिटल नहीं, मतलब मेरा शेयर में मेरा पैसा लगा और मेरा फिक्स डिपॉजिट, और मालिक कौन बन गया मेरे पैसे का, सुब्रत राय, उसके परिवार वाले और कुछ श्रीवास्तव परिवार है लखनऊ का। एकदम फ्रॉड, जालसाज सब है। उसमें सबसे बड़ा नाम अगर हमको लेना होगा तो हम अमिताभ बच्चन का नाम लेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी एक श्रीवास्तव है। सबसे जो बड़े 2 नाम सहारा के साथ जुड़े उसमें एक मुलायम सिंह यादव, ठीक है, जिनके बारे में कहानियां हम लोग जानते हैं कि उनके पास कितना अवैध पैसा था। और दूसरा नाम जो जुड़ा वो अमिताभ बच्चन का, पूरी फैमिली जुड़ गई थी इनके साथ। और उसके बाद बहुत जो श्रीवास्तव परिवार हैं लखनऊ के, वो सारे लोग इनके साथ जुड़े। वो बिल्कुल जालसाज फैमिलीज हैं। तो समझिए कि पैसा मेरा, शेयर में भी मेरा पैसा लगा हुआ और फिक्स डिपॉजिट में भी मेरा पैसा लगा हुआ, और मालिक बन गए ये लोग, कुछ श्रीवास्तव परिवार और सुब्रत राय का फैमिली। और रजिस्ट्रार जो है उसने बैलेंस शीट खोल के नहीं देखा कि सेक्शन 67 का वायलेशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि सेक्शन 67 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो उसी तर्ज पर है जो एनबीएफसी का है। एनबीएफसी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12% है, यानी कि 12 रुपये अगर आपका कैपिटल है तो उसका 8.5 टाइम्स मैक्सिमम आप फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं। ये आरएनबीसी के लिए भी वही है गाइडलाइन, जो 87 का गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया। तो उसको देखना चाहिए था कि जो सहारा के प्रोमोटर्स हैं, ये श्रीवास्तव परिवार और ये जो सुब्रत राय है, इसने पैसा कितना लगाया अपने पॉकेट से। इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं, तुमने अपना पैसा कितना लगाया। अपना पैसा इन्होंने कुछ नहीं लगाया। तो हम ही शेयर होल्डर और हम ही डिपॉजिट होल्डर भी, और मालिक ये लोग बन गए, ठीक है। अब आते हैं 64 पर, इसके साथ खत्म करेंगे। सेक्शन 64 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्शन 64 क्या कहती है, जो सेक्शन है वो कहती है कि आप सारे के सारे पैसे 100%, अब आप चल जाइए फिर 1987 के गाइडलाइन में 80% तक पैसा आरबीआई ने सुरक्षित करवाया था कि 10% आपको बैंक में रखना पड़ेगा और 70% आपको लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, करेक्ट। और फिर 2005 और 2006 आते आते 100% सुरक्षित करवाया आरबीआई ने आरएनबीसी के केस में। उसी तर्ज पर सेक्शन 64 भी है। कौन, किसका, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके तहत सारा का सारा पैसा इसको बैंक में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में या गवर्नमेंट बॉन्ड में इसको रखना था। इसने क्या किया आप जानते हैं। अगर इसने 86,743 करोड़ रुपया, जो ये आंकड़ा दिया है, जो हमको लगता है कि सही नहीं है, उससे ज्यादा पैसा इसने कलेक्ट किया है फिक्स डिपॉजिट में, प्लस लगभग 18 से
20,000 करोड़ रुपया शेयर का, तो सब मिला के हमने एक हिसाब लगाया है करीब 1,10,000 से लेके 1,20,000 करोड़ तक का इन्वेस्टर्स का पैसा इसने कलेक्ट किया है। तो ये सारा इस पैसे का लगभग 1,20,000 करोड़ का 62,643 करोड़ रुपया तो इसने एम्बे वैली में लगाया। अब एम्बे वैली जो है वो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वो एक कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, वो एक बैंक नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो होने का कोई सवाल ही नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो आरबीआई इशू करती है, करेक्ट। वो क्या है, वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी में ये लगातार 2008 से, जब 2008 में जब ये परेशानी में पड़ा, जब सेबी इसके पीछे पड़ी, उसी समय से इसने सहारा सोसाइटी में पैसे इकट्ठा करना इसने शुरू किया। 2008 से लेके 2024 तक, आज तक सहारा का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार है और उसकी जो ऑफिस है, उसको पता नहीं लगा कि इसने इन्वेस्टमेंट का कानून सीधा का सीधा वायलेट किया है, 100% वायलेट किया है। एक पैसा समझिए बैंक में नहीं है 2008 से लेके सोचिए 24 साल के बीच में, और इस पर इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हुई। यह आपराधिक मामला, ये फ्रॉड का मामला है। ये रजिस्ट्रार जो है उसको इस सबको जेल भिजवाना चाहिए था ये केस करके। तो ये जो सहारा श्री को जो छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये छूटता नहीं। ये सहारा सुब्रत राय और इसकी पूरी फैमिली जेल में रहती है अभी। वो जो पूरा श्रीवास्तव परिवार है लखनऊ का, वो सारे के सारे जेल में रहते हैं अभी। लेकिन ये रजिस्ट्रार ने किया नहीं, ये अमित शाह ने किया नहीं, करेगा भी नहीं, क्योंकि इनको तो पैसा कमाना है, इनको तो अच्छा खासा कमीशन मिल गया है, तो ये उसको थोड़े ही जेल भेजेंगे, ये इनको थोड़ा ही मतलब है इन्वेस्टर से। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। पूरा का पूरा 1,20,000 करोड़ जो है, उसमें से मतलब आधा से ज्यादा उसने रियल एस्टेट में लगा दिया एम्बे वैली में, और बाकी सारे पैसे को उसने साइफन कर दिया अपने दूसरे एंटिटीज में, और उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है, सब्सटेंशियल अमाउंट जो है, वो विदेश चला गया। उसमें से बहुत सारे पैसे साइफन हो गए, वो अब रिट्रीव भी नहीं होंगे, उसका ट्रेस निकालना मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा फ्रॉड इसने किया। सुन, एक मिनट, दो बात अभी और सुन लीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या केवल रजिस्ट्रार को ही पावर था इसको रेगुलेट करना? नहीं, आरबीआई को भी पावर था। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अनरेगुलेटेड बिजनेस करने का आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कब कहा था? 1992 में। आरबीआई को पावर है लॉ में कि कोई भी एंटिटी अगर फिक्स डिपॉजिट लेती है और अगर वो लॉ वायलेट करती है तो आरबीआई उस पर एक्शन ले सकती है। तो रजिस्ट्रार ने नहीं किया, आरबीआई क्यों सोती रही? आप बताइए। आपने सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पर एक्शन लिया और आपने एक बहुत अच्छा काम किया जिसके चलते 16,000 करोड़ से ज्यादा इसको वापस लौटाना पड़ा, करेक्ट? आपने सोसाइटी पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप बैठे क्यों रहे? तो एक बात समझिए, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं आज के लिए कि पहली बात कि 40 साल तक हमारे पास कानून ही नहीं था, कोई रेगुलेशन ही नहीं था। 63 में अमेंडमेंट हुआ, 63 से लेके 87 तक, 23 साल तक आरबीआई को पता ही नहीं था, अंधेरे में टटोल रही थी कि हमको करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 87 में कहा, तब जाके इनको लगा कि अरे मेरे पास पावर है, हम कुछ कर सकते हैं। तब 87 में ये गाइडलाइन लेके आए और वहां से लेके ये इस गाइडलाइन को लगातार इंप्रूव करते रहे। लेकिन फिर भी देखिए ये कितना शातिर निकला सुब्रत राय और इसके साथ के लोग, और इनके कनेक्शंस कितने स्ट्रांग थे कि बावजूद कि ये खुलेआम सेक्शन 64 और 67 का वायलेट कर रहा था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, लेकिन न रजिस्ट्रार ने इसके खिलाफ एक्ट किया, न आरबीआई ने इसके खिलाफ एक्ट किया। तो अब समझिए कि ओनली रेगुलेशन इज नॉट एनफ। आपके पास कानून है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस है, उतना काफी नहीं है। आपके पास ईमानदार लोग भी चाहिए काम करने के लिए। आपके पास बिकाऊ लोग नहीं चाहिए। आरबीआई के ऑफिसर्स को इसने खरीदा होगा, नहीं तो सरकार के अधिकारी सब मिले हुए। एग्जैक्टली, इसने रजिस्ट्रार को खरीदा। अगर रजिस्ट्रार को नहीं खरीदा, रजिस्ट्रार को बैलेंस शीट खोल के देखने से पता चलता कि इसका सारा इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में हुआ है, जबकि ये पैसे रखने थे इसको बैंक में। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टोरी है, ये एक अजीबोगरीब स्टोरी है। मतलब हम कैसे देश में रहते हैं उसका एक छोटा सा नमूना मैंने कोशिश की कि लोगों को एनलाइटन करूं। इसलिए मैंने अपनी कहानी से शुरू किया कि हमने क्यों मना किया कि सहारा जैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो अगर लोग मेरी आज की इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो कुछ तो हमको लगता है कि वो सीखेंगे कि आइंदा फ्यूचर में अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उनको उस कंपनी के बारे में
पहले जानकारी वो करेंगे या वो कर लेंगे, ताकि एक आइडिया उनको मैंने देने की कोशिश। मैं ये नहीं मैं उनको इन्वेस्टमेंट की कोई इन्वेस्ट करने का कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं उनको कोई गाइडलाइन नहीं बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी में जाएं तो आप ये चीजें करें। मैं उनको एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान की रेगुलेशन की स्थिति थी, कानून की क्या स्थिति, रेगुलेशन की क्या स्थिति थी, रेगुलेटरी बॉडीज की क्या स्थिति थी, इसके पॉलिटिशियंस कैसे थे, रेगुलेटरी बॉडीज में जो लोग थे, जो ऑफिसर थे, वो कैसे थे, मैं उसकी जानकारी कर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदुस्तान के कानून पर निर्भर करेंगे तो आप डूबेंगे। अगर आप हिंदुस्तान के रेगुलेशन पर आप भरोसा करेंगे आप डूबेंगे। अगर आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर भरोसा करेंगे आप डूबेंगे। अगर आप पॉलिटिशियन पर भरोसा करेंगे आप डूबेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भरोसा करेंगे आप डूबेंगे। आपको खुद एनलाइटन होना है, आपको समझना है कि आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी करनी है कि हम पैसे लगा रहे हैं तो कहां लगा रहे हैं, वो उस पैसे का वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी कहां से कमा के हमको पैसे वापस करेगी, वापस अगर नहीं करेगी तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारे पास लीगल हमारा प्रोटेक्शन क्या है, हम कोर्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, समझ गए, हम सेबी के पास जाएंगे, हम आरबीआई के पास जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। ये आपको खुद एनलाइटन होने की जरूरत है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भरोसे में रहेंगे, इन रेगुलेटरी बॉडीज के भरोसे में रहेंगे, आप फिर ठगे जाएंगे। इसी के साथ आज हमको इजाजत दीजिए क्योंकि समय हो गया, और इसका जो दूसरा भाग है जो आप सवाल आपने शुरू में किया उसका जवाब हम अगले संडे को देंगे। ठीक है, नमस्कार। जरूर सर। और हम जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे सारे दर्शकों से कि आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करना पड़ेगा। और आपकी इतनी सारी बातें सुन करके तो मैं शॉक्ड रह गया। ये सुब्रत राय, और एक हमको नहीं बोलना चाहिए कैमरे पे लेकिन बोलना पड़ रहा है इसकी कारगुजारी देख करके कि कुत्ते की मौत मरा ये आदमी। और ये जब इसकी मौत हुई तो ना तो इसका बेटा था ना तो इसकी पत्नी थी, आखिर जिसने बेटा पत्नी के लिए ही किया ना, ये परिवार के लिए किया। हजारों करोड़ों लोगों का इसने खून चूस लिया, भिखमंगा तक को नहीं छोड़ा। तो आखिर इसकी जो दुर्गति हुई, भगवान इसको और आगे देखेंगे। और आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।